हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लासेस में जैसा कि हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और भारत देश का नाम किस प्रकार से भारत पड़ा इसके बारे में अच्छे से जाना था। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट में देखिए आप दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों। अगर मैं बात करूं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये आधुनिक इस समय पे जो अपना पाकिस्तान भारत से अलग होकर के एक अलग देश बना है, यहाँ के पंजाब और सिंध प्रांत में हड़प्पा सभ्यता स्थल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के अगर मैं कुछ साइट्स की बात करूँ तो जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदड़ो हो गया, ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत के गुजरात राज्य, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब प्रांतों में इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में लोथल हो गया, धौलावीरा, ये सभी प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। वहीं हरियाणा राज्य में हरियाणा में मीठाथल और राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपण स्थित है, जो कि हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख स्थल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप दिया गया है कि इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे क्या वस्तुएं मिली हैं? तो काले रंग के चित्रित मृत भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर की बनी हुए बाट, मोहरे, मनके और तांबे के उपकरण हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि तांबा जो धातु है वो सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। सबसे पहली अगर मैं धातु की बात करूं तो सबसे पहली जो धातु थी वो तांबा थी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मानव ने कुत्ते को पाला था, जो कुत्ता जो पशु है उसको सबसे पहले पाला गया था, उसी प्रकार से धातु के रूप में तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। पत्थर के ब्लेड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक, इन दोनों स्थलों को अगर मैं बात करूं तो इन्हें 4 दीवारों से बाउंड्री के द्वारा इन्हें घेरा गया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप मोहनजोदड़ो, ये जो साइट है, ये जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर एक खास प्रकार के तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक, तो ये एक प्रकार से महान स्नानागार, बहुत बड़ा सामूहिक रूप में स्नानागार था जहाँ पर सभी लोग आकर के स्नान किया करते थे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप दिया गया है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग यज्ञ आदि किया करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये कृषि करते थे तो उस कृषि को स्टोर करने के लिए कुछ भंडार गृह भी होने चाहिए। तो कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह मिले हैं जिनमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक, और देखिए आप दिया गया है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान में है खेतड़ी। खेतड़ी जो कि तांबे की बहुत बड़ी खदान है, यहाँ से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे। और पश्चिम एशियाई देश जैसे ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन को भी मिलाया जाता है। कांसा जो कि एक मिश्र धातु है जो कि टिन और तांबे को मिला करके बनाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं, टिन का जो आयात है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था, जबकि तांबे का जो आयात है वो ओमान तथा राजस्थान से किया जाता था। सोने की आयात की बात करूं तो सोना जो है वो हड़प्पा वासी कर्नाटक राज्य से मंगवाया करते थे।
यहाँ से बहुमूल्य पत्थरों का आयात अगर मैं बात करूँ तो गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, इस वजह से हड़प्पा जो सभ्यता है उसका अंत हो गया। अन्य कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जंगल का विनाश हो गया था, इस कारण से यह हो सकता है कि जो ईंटें थीं इन्हें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा, क्योंकि जंगल कट गए होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो सकता है। कुछ और विद्वान कहते हैं कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन ये प्रमाण कुछ स्पष्ट नहीं होते कि कुछ इलाकों में केवल बाढ़ आई थी तो केवल वही जो इलाके हैं वही सभ्यता नष्ट होनी चाहिए थी। पूरी की पूरी सभ्यता किस प्रकार से नष्ट हो गई, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। और कह रहा है कि लेकिन बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो वही बात दोहरा रहा है ये। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेद के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है वो है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और लास्ट में आता है अथर्ववेद। लास्ट में जो चौथे नंबर पे वो है अथर्ववेद। तो ये प्रमुख 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद और इसकी रचना 3500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इन वेदों को ऐसा कहा गया है कि इन्हें पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है। इन सभी वेदों को देवताओं के द्वारा लिखा गया है। इन सभी वेदों का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन जो कि महर्षि थे, उन्होंने किया था। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए आप, दिया गया है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। और देखिए आप, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, दिया गया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये अपना जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन हमें मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। इनको वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, इसे नहीं रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियों के यहाँ नाम दिए गए हैं और वर्तमान समय में यानी आधुनिक इनके नाम क्या हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्राचीन नाम इधर दिए गए हैं और आधुनिक नाम इस ओर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वितस्ता को, जो वितस्ता नदी थी इसे अब झेलम के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। परुष्णी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री को सतलुज नदी कहा जाता है। विपाशा व्यास नदी थी। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। गोमती गोमल नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान देश में बहती है, इसे गोमल कहा जाता है। ठीक, पहले इसे गोमती कहा जाता था। ये लखनऊ वाली गोमती नहीं है, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये वो वाली गोमती नदी है नहीं है, ये पाकिस्तान में बहती है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, जनपद के बारे में बताया गया है। जनपद यानी वर्तमान में इसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। जिला क्या होता है, यानी जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि लोगों की बसने की जगह थी जहाँ पर लोग रहते थे, उन्हें जनपद कहा गया। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की
खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, ये भी एक जनपद था, वहाँ पर खुदाई की गई। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खेड़ा, यहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा खुदाई की गई थी। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान होगा यहाँ पे, धान, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाया करते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर मृतभांड कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए क्या दिया गया है, चित्रित धूसर के नाम से जाना जाता है। चित्रित धूसर कुछ नहीं होता है, ये एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे और इन पात्रों पर चित्र अंकित किए जाते थे और उन्हीं को ही चित्रित धूसर पात्र या चित्रित धूसर मृत भांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप महाजनपद। पहले हमने जनपद को पढ़ा और अब महाजनपद के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। महाजनपद कई सारे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद बना था। यहाँ पे दिया गया है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। कुछ जनपद महत्वपूर्ण क्यों हो गए थे? तो कई सारे जो जनपद थे वो अपने आसपास के जो जनपदों को अपने में मिला लिया करते थे और इस वजह से वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, इसीलिए उन्हें महाजनपद कहा गया। इसके चारों ओर लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किस लिए? संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए इन्हें बाउंड्री बनाई गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा जो राज करते थे, यानी राजा के द्वारा लोग समय समय पर लगाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। जैसा कि पहले जब जनपद था तो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, तो इस टाइम पर एक कोई मुखिया हुआ करता था और ये जो मुखिया था लोग इसको कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में कुछ उपहार स्वरूप दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि महाजनपद, जब महाजनपदों का निर्माण हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे क्षेत्रफल में और इसके बाद लोग उपहार ना दे करके कई सारे कर दिया करते थे, यानी कर वसूलना शुरू कर दिया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से अब कृषि शुरू हो गई थी, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक हुआ करते थे। ठीक, प्राय उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है। 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में चुकाना होता था। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ दिया गया है कि कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से? तो यहाँ पे दिया गया है कि हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जैसा कि वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और जैसे ही लोहे की खोज हुई तो बड़े बड़े लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए और कृषक क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। क्यों? क्योंकि लकड़ी की जगह अब लोहे के फाल बनने लगे थे और लोहे के फाल से जब ज़मीन की खुदाई की जाती थी तो ये काफ़ी अच्छी तरह से खेत को जोत पाते थे और इससे जो फसल है वो और अच्छे से उग पाती थी। तो वही दिया गया है कि अब कठोर ज़मीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। और क्या परिवर्तन आया था? तो दूसरा जो परिवर्तन आ गया था वो लोगों ने धान के पौधे के रोपण शुरू कर दिया था, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे को तैयार कर कर उनका रोपण करना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, जब खेती की जाती थी धान की तो उस टाइम पे ऐसे ही खेत में बीजों को छींट दिया जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे पौधों को उखाड़ करके एक नए खेत में रोपण किया जाता था, जिससे कि धान की अच्छी पैदावार होने लगी थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में देखने को मिले थे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप दिया गया है मगध साम्राज्य के बारे में सबको पता होगा, तो आज हम मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी जानेंगे। तो गंगा और सोन जैसी नदियों के बीच में मगध साम्राज्य बसा हुआ था। ठीक,
मगध कहाँ पे था? तो ये पाटलिपुत्र वाले जो अपना एरिया है पटना वाला, वहाँ पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों मगध के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और इसी मगध साम्राज्य का शक्तिशाली शासक एक और था, सम्राट अशोक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो वज्जी में कौन सी शासन व्यवस्था थी? तो यहाँ गण और संघ की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर जो राजा होता था वज्जी संघ में, यहाँ पर राजा जो है वो वंशानुक्रमण न होकर के, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ की जनता जो है वो डिसाइड करती थी कि इन हम में से कौन राजा बनेगा। तो ये गण एवं संघ वाली व्यवस्था, जिसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, ये हमें वज्जी संघ में देखने को मिलती है। महावीर तथा गौतम बुद्ध जो है ये भी गण एवं संघ से संबंधित थे। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दिया गया है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का ही नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अगर हम बात करें सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक, इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और इनके कई सारे नाम थे। इन्हें एशिया का शक्ति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे और इनके जो क्षत्रिय कुल का नाम था वो शाक्य वंश के थे। ठीक, शाक्य वंश के ये माने जाते हैं। एक छोटे से गण से संबंधित थे। और देखिए आप दिया गया है कि युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखिए आप दिया गया है कि उन्होंने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और यहीं पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें बोध हो गया, इस वजह से इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और उन्होंने पहली बार वहां पर उपदेश दिया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। पहले ये क्या करते थे? शिक्षा दिया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग जगह जा कर के शिक्षा दिया करते थे और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। ठीक, और देखिए आप दिया गया है कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तु पाने की इच्छा में लगे रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जितने में हम संतुष्ट होना चाहिए उतने में हम संतुष्ट नहीं हो पाते। जो लालच है वो और भी बढ़ता जाता है। ठीक, तो इसी को ही महात्मा बुद्ध ने लिप्सा कहा है और लिप्सा को ही तृष्णा कहा जाता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा पाली भाषा में दी थी। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने येलो पॉइंट लिख रखा है सारा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। कुषाणों का प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। इसने करीब 1900 ईसा पूर्व में शासन किया। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। और देखिए आप दिया गया है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार,
थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। जो जैन धर्म था ये केवल भारत में ही रहकर सीमित रह गया, लेकिन जो बौद्ध धर्म था ये भारत के साथ साथ और कई देशों तक फैला, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में बौद्ध धर्म के काफ़ी ज़्यादा अनुयायी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध बौद्ध यात्री है, ये भी भारत आया था। किस लिए आया था? तो ये भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए फाहियान आया था। ये कब आया था? तो ये करीब 1600 ईसा पूर्व में भारत आया। इसके 50 साल बाद ही इत्सिंग नाम का एक और चीनी यात्री भारत आया था। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि फाहियान जो है इसने उस समय के प्रमुख जो बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। नालंदा जो है ये कहाँ पर स्थित था? तो ये जो है वर्तमान पटना यानी कि बिहार में स्थित था नालंदा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फाहियान ने शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ कहाँ पर? भगवत गीता में की गई है। और जो ये भगवत गीता है ये महाभारत का ही एक पार्ट है, इसका ही एक हिस्सा है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके आगे की होगी, उसको हम बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।